नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पंजाब में सभी विधानसभा सीटों पर 64% से अधिक और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में लगभग 59% मतदान। उत्तर प्रदेश के बाकी के चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण में कमी के बाद स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को बहाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए तेजी से विकास हो रहा है। भारत ने यूक्रेन में जारी तनाव के कारण भारतीयों को देश छोड़ने का परामर्श दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात में भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने पर बल दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक समारोह में नौसेना के फ्लीट का निरीक्षण करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पिछले साल दिसंबर में 14.5 लाख से अधिक नए अंशधारक जुड़े। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू और कोलकाता में वेस्टइंडीज के साथ तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर 64% से अधिक मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर लगभग 59% मतदान हुआ। लखनऊ से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मणिपुर में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले, जो कि लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। विशेष तौर पर महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। तीसरे चरण में 97 महिला उम्मीदवारों सहित 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। इस चरण में जो प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, पुलिस अफसर से राजनेता बने असीम अरुण, राज्य सरकार के मंत्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार, राम नरेश अग्निहोत्री और कांग्रेस नेता अजय कपूर शामिल हैं। आज जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ, पिछले विधानसभा चुनाव में उनमें से 49 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 8 और कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट हासिल हुई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर। उत्तर प्रदेश में अगले 4 चरणों और मणिपुर के 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 23 फरवरी को 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में और 5वें चरण में 27 फरवरी को 12 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव जिलों में चुनावी जनसभाएं की। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। हरदोई रैली में श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग परिवारवादी हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हित की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार देश के गरीबों, किसानों और युवाओं की भलाई के लिए काम कर रही है। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था, लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज
कैसे सबका हिसाब हो रहा है। माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, विकास, विकास। श्री मोदी ने बाद में उन्नाव रैली में समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री सरेआम पुलिस बलों को अपमानित कर रहा है। उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 20 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में नौकरियां दी जाएंगी। प्रियंका गांधी ने भी अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मणिपुर में राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल और प्रतिमा भौमिक ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, जबकि कल राहुल गांधी के चुनावी रैली में भाग लेने से पार्टी नेताओं की गतिविधियां बढ़ेंगी। बिष्णुपुर जिले में एक चुनावी सभा में श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य में कई बार सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान मणिपुर में आतंक, अपराध और निर्दोष लोगों की हत्या का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर विकास और शांति के पथ पर अग्रसर है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल इम्फाल आ रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इम्फाल में पार्टी प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि इस बार पार्टी सत्ता में आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्ष के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कुशासन की शिकार थी। शिवसेना ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या और उनकी सूची जमा कराने की अधिकतम समय सीमा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी है। आयोग ने ये निर्णय कोविड संक्रमण में कमी और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा धीरे धीरे पाबंदियां हटाने के कारण लिया है। आयोग ने कहा है कि अब स्टार प्रचारकों की संख्या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए 40 और अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 होगी। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों तथा महासचिवों को ये जानकारी दी। इससे पहले अक्टूबर 2020 में आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या घटा दी थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से विभूषित ये दोनों राज्य विविधता में एकता के प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति और जैव विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मिजोरम की समृद्ध संस्कृति, जैव विविधता, आकर्षक वन क्षेत्र और झरनों के लिए प्रसिद्ध मिजोरम का सौंदर्य वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि पूर्वी भारत, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र 21वीं सदी में देश के विकास का वाहक बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश को एशिया का बड़ा प्रवेश द्वार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में हर संभव कार्य किए गए हैं। आपने हम पर भरोसा जताया था, उस पर सरकार द्वारा खरी उतर रही है। आपका विश्वास डबल इंजन की सरकार को और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अधिक प्रयास करने की शक्ति देता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये मार्ग अरुणाचल प्रदेश के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि धर्म के आधार पर मानवता को बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय धार्मिक विभूतियों ने मानव जाति की दिव्य एकता पर जोर दिया है, जिसे महात्मा गांधी ने भी अपनाया था।
ओडिशा के पुरी शहर में आज गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा निस्वार्थ सेवा की भावना को महत्व दिया है, जिसका एक रूप हमने महामारी के दौरान समर्पित डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोविड योद्धाओं की सेवा के रूप में देखा। पूर्वी नौसेना कमान कल विशाखापत्तनम में राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। फ्लीट रिव्यू में 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बी तथा 55 विमान शामिल हैं। ये 12वां फ्लीट रिव्यू होगा। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर होने वाले इस आयोजन का विशेष महत्व है। दूरदर्शन ने राष्ट्रपति की भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा के प्रसारण के लिए कई नए प्रयोग किए हैं। कार्यक्रम का विषय भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इस कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर से तैयारी कर रहे हैं। दूरदर्शन ने करीब 30 कैमरों की विशाल मल्टी कैमरा श्रृंखला स्थापित की है। जल और थल से प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिए इसमें विशेष लेंस वाले ड्रोन शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिक्षा और कौशल पर वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय बजट 2022 की घोषणाएं लागू करने के बारे में इस विचार मंथन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों, निजी क्षेत्र, शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन करना और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्यनीतियों पर विचार करना है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 175 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 30,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। कल 48,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करते रहे। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पंजाब में सभी विधानसभा सीटों पर 64% से अधिक और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में लगभग 59% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के बाकी के चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण में कमी के बाद स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को बहाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए तेजी से विकास हो रहा है। भारत ने यूक्रेन में जारी तनाव के कारण भारतीयों को देश छोड़ने का परामर्श दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात में भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक समारोह में नौसेना के फ्लीट का निरीक्षण करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पिछले साल दिसंबर में 14.5 लाख से अधिक नए अंशधारक जुड़े।
मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू और कोलकाता में वेस्टइंडीज के साथ तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। भारत ने यूक्रेन में जारी तनाव को देखते हुए सभी भारतीयों और छात्रों को यूक्रेन छोड़ने का परामर्श दिया है। कीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि जिन भारतीयों का यूक्रेन में रहना आवश्यक नहीं है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। यूक्रेन में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को भी अस्थायी तौर पर देश छोड़ने का परामर्श दिया गया है। छात्रों को चार्टर उड़ान के बारे में ताजा जानकारी लेने के लिए अपने अनुबंधकों के संपर्क में रहने को कहा गया है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए वाणिज्यिक और चार्टर उड़ान उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतीयों को दूतावास के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट तथा वेबसाइट देखने को कहा गया है जिससे ताजा स्थिति की जानकारी मिल सके। टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इस महीने भारत और यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि भारत और यूक्रेन के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ानें संचालित की जाएंगी। इन उड़ानों के लिए सीटें उपलब्ध हैं और टिकट एयर इंडिया के कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ रूस के रणनीतिक परमाणु बलों के अभ्यास का अवलोकन किया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब भी मानते हैं कि रूस यूक्रेन पर किसी भी समय हमला कर सकता है। उन्होंने संकट पर चर्चा के लिए आज अपने शीर्ष सलाहकारों की बैठक बुलाई है। उधर विकसित देशों के G7 समूह के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि रूस की इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधि को कम करने की उसे कोई जानकारी नहीं है और समूह इस बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। इस बीच फ्रांस और जर्मनी ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज जर्मनी में म्यूनिख में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए भारतीय समुदाय की भावनाएं बहुत ही हृदय स्पर्शी थीं। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। विदेश मंत्री म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को जर्मनी पहुंचे थे। कल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के बाद से चीन के साथ भारत के संबंध बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 45 साल सीमा पर शांति बनी रही और किसी तरह का कोई सैन्य टकराव नहीं हुआ। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैनाती नहीं करने के बारे में चीन के साथ समझौते किए थे, लेकिन चीन ने उनका उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर बनी स्थिति दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा तय करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनंतिम आंकड़ों में आज बताया गया कि दिसंबर 2021 के दौरान संगठन से 14,60,000 अंशधारक जुड़े। पिछले साल की तुलना में अंशधारकों की संख्या लगभग 2 लाख बढ़ी है। दिसंबर 2020 में संगठन से 12,54,000 अंशधारक जुड़े थे। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जुलाई से EPFO को छोड़ने वाले अंशधारकों की संख्या में लगातार घट रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य विभाग को भविष्य के लिए सुदृढ़ करने और इसके पुनर्गठन पर केंद्रित एक बैठक की अध्यक्षता की। विभाग को मजबूत करने से आवश्यक परिवेश सृजित होने की संभावना है, जिससे वर्ष 2027 तक $2,000 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय और अन्य संगठनों तथा संस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिससे निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड को सर्वाधिक विश्वसनीय सरकारी उपक्रम का पुरस्कार जीतने पर शुभकामनाएं दी है। श्री जोशी ने कहा कि ये पुरस्कार कंपनी के ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के प्रयासों को बल प्रदान करेगा। संस्कृति मंत्रालय कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में वंदे भारतम साउंड ट्रैक को औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिछले 75 वर्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। सप्ताह भर तक चलने वाला विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम
मंगलवार से 28 फरवरी तक देश भर में 75 स्थानों पर होगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी तथा राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 20 फरवरी 1868 को अमृत बाजार पत्रिका पहली बार अविभाजित बंगाल के जेसोर जिले से प्रकाशित हुई थी। इसे दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1871 में उन्होंने अपना कामकाज कोलकाता स्थानांतरित किया। अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित अंग्रेजों की तीखी आलोचना से ब्रिटिश सरकार असहज महसूस कर रही थी। उसने भारतीय भाषाओं की प्रेस में सरकार की आलोचना पर लगाम लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नामक एक कठोर कानून बनाया। अमृत बाजार पत्रिका ने इससे बचने का भी उपाय ढूंढ लिया। अधिनियम के लागू होने के बाद अखबार का प्रकाशन बंगाली की बजाय अंग्रेजी में शुरू कर दिया गया और अखबार ने औपनिवेशिक सरकार को चुनौती देना जारी रखा। अमृत बाजार पत्रिका और उसके पत्रकार स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सबसे आगे थे और प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा के अग्रणी समर्थक भी। अखबार ने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लड़ने के लिए धन जुटाया और कोलकाता के तत्कालीन प्रेसिडेंसी कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निष्कासन पर कड़ी आपत्ति जताई। 1931 में शिशिर घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके बेटे तुषार कांति घोष ने अखबार का कार्यभार संभाला। उन्हें अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण न्यायिक व्यवस्था की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। 1946 में भारत के विभाजन से पहले कोलकाता में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध स्वरूप 3 दिनों तक अखबार का पहला पन्ना खाली छोड़ा गया था। अखबार ने आखिरकार 123 साल के बाद 1991 में अपनी प्रेस बंद कर दी थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक जैसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि भारतीय दलों के बीच निरंतर मतभेदों के कारण सत्ता के हस्तांतरण में बाधा आई। उन्होंने कहा कि महामहिम की सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि भारतीय लोगों के हित में ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां नियत तारीख पर किसे सौंपी जानी चाहिए। अगले 14 महीनों में भारत से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समेटने की कवायद शुरू कर दी गई। भारत में आखिरी वॉइसरॉय के रूप में माउंटबेटन का आगमन इसका प्रतीक था। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा की कि अंग्रेज तय तारीख से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ देंगे। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने आज मुंबई के देवनार में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में 2 नए विभागों और 2 नए अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन किया। ये नए केंद्र सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज हैं, जो बालिकाओं, महिलाओं और बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने आम जनता के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाते हुए जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को उच्च बैंडविड्थ के साथ एक अलग सर्वर पर शुरू किया है। अब पोर्टल जल्दी खुल जाता है। वेबसाइट https://janbhagidari.jk.gov.in पर लॉगिन करके इस पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है। राजस्थान के कोटा में एक कार के चंबल नदी में गिर जाने से दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतकों के शव नदी से निकाल लिए गए हैं। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू हो गया। सप्ताह भर चलने वाला ये महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज शाम खजुराहो में महोत्सव का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव के 48वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है। महोत्सव में देश और दुनिया के जाने माने कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। पहले दिन स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के शिष्यों द्वारा कथक प्रदर्शन कलाश्रम नई दिल्ली आकर्षण का केंद्र है। वहीं महोत्सव के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हेरिटेज रन, विलेज टूर, वाटर राफ्टिंग, ई-बाइक टूर जैसी रोचक गतिविधियों में भाग लेकर पर्यटक नृत्य प्रस्तुतियों के अलावा स्थानीय संस्कृति, कला और भोजन से भी परिचित हो रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार। विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। इस वर्ष का विषय है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। सामाजिक न्याय एक सार्वभौमिक आह्वान है जिसका उद्देश्य निरक्षरता, धार्मिक, जातीय भेदभाव और गरीबी को दूर करना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 142 रन बना लिए थे। इस मैच में वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए हैं। हेडन वॉल्श, शे होप, डोमिनिक ड्रैक्स और फेबियन एलेन को टीम में शामिल किया है। वहीं भारत ने आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी। भारत श्रृंखला में 2-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब में सभी विधानसभा सीटों पर 64% से अधिक और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में लगभग 59% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के बाकी चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण में कमी के बाद स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या को बहाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए तेजी से विकास हो रहा है। भारत ने यूक्रेन में जारी तनाव के कारण भारतीयों को देश छोड़ने का परामर्श दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात में भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने पर बल दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक समारोह में नौसेना के फ्लीट का निरीक्षण करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पिछले साल दिसंबर में 14.5 लाख से अधिक नए अंशधारक जुड़े। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू और कोलकाता में वेस्टइंडीज के साथ तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।